नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो सच कहूं तो हर किसी को अंदर से हिला सकती है। ये कहानी है कोल्ड्रिफ कफ सिरप की, एक ऐसी दवा जो इलाज करने की जगह जानलेवा बन गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक दवाई जो एक बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए दी जाती है, वो खतरनाक कैसे हो सकती है? मतलब कैसे? यही सवाल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, एक ऐसी जगह जहां कुछ परिवारों पर, आप समझ सकते हैं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जरा सोचिए, 1 से 5 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें खांसी हुई और उन्हें एक सिरप दिया गया ताकि आराम मिले। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उस सिरप को पीने के बाद उन बच्चों की किडनी, उनके गुर्दे फेल होने लगे। ये किसी भी फैमिली के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं था। और ये कोई एक दो केस नहीं थे। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कुल मिलाकर करीब 12 बच्चों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर एक आंकड़े के पीछे एक पूरा परिवार है, उनका दुख है। इससे इस ट्रेजेडी की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो सवाल वही है, आखिर हुआ क्या? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, उसी सिरप की बोतल के अंदर था। और जब जांच हुई तो जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला एक केमिकल का, जिसका नाम है डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, शॉर्ट में इसको कहते हैं DEG। अब सुनिए इसके बारे में। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, मतलब इसको गाड़ियों के एंटी फ्रीज में या ब्रेक फ्लूइड में यूज करते हैं। ये इंसानों के पीने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि जहरीला है, जानलेवा है। और ये जहर कितना था सिरप में? ये नंबर देखिए, 48.6%। कोल्ड्रिफ कफ सिरप के एक सैंपल में 48.6% DEG मिला। इसका मतलब समझिए, बॉटल का लगभग आधा हिस्सा जहर था। ये कोई हल्की फुल्की कंटैमिनेशन नहीं थी, ये सीधा सीधा एक डेडली कॉकटेल था। और यही था वो स्मोकिंग गन। जो सैंपल टेस्ट हुआ वो था कोल्ड्रिफ कफ सिरप का, बैच नंबर था SR13। इसे बनाया था श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स ने। और इसकी कंफर्मेशन सिर्फ एक जगह से नहीं आई, तमिलनाडु ड्रग अथॉरिटी ने भी कंफर्म किया और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी। मतलब हर तरफ से इस पर मुहर लग गई कि हाँ, इस सैंपल में जहर है। अब जब इतनी बड़ी बात सामने आई तो जाहिर है अथॉरिटीज एक्शन में आ गईं। तो देखते हैं कि इस जहर को मार्केट से हटाने के लिए क्या क्या किया गया। ओके, तो एक्शन प्लान क्या था? स्टेप 1, जितना भी कोल्ड्रिफ का स्टॉक था, जैसे MP में 433 बोतलें, उसको सीज कर लिया गया। स्टेप 2, फॉरेन इसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया गया, सिर्फ MP में नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी। और स्टेप 3, लीगल एक्शन। जिस डॉक्टर ने सिरप प्रिस्क्राइब किया था उसकी गिरफ्तारी हुई और मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी केस फाइल हुआ। अभी तक तो कहानी बिल्कुल साफ लग रही थी, आईना साफ। जहरीला सिरप मिला, एक्शन हो गया, सिंपल। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में अब एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। और यही है वो कंफ्यूजन। देखिए, एक तरफ कांचीपुरम की लैब, जहां मैन्युफैक्चरिंग साइट से सैंपल लिया गया, वहां रिपोर्ट आती है कि DEG का लेवल बहुत हाई है, पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल लैब की रिपोर्ट आती है और जो सैंपल्स MP और राजस्थान से कलेक्ट किए गए थे, उनमें से कुछ की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब सोचिए, एक जगह रिपोर्ट पॉजिटिव, दूसरी जगह नेगेटिव, इससे पूरा केस उलझ गया। तो इस कंफ्यूजन से कई जरूरी सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। जैसे, क्या सिर्फ कोल्ड्रिफ में ही प्रॉब्लम थी या नेक्स्ट्रो DS नाम का एक और सिरप भी कंटामिनेटेड था? फिर क्या सभी मौतें सिर्फ सिरप से हुई या कंटामिनेटेड पानी जैसी कोई और वजह भी हो सकती है? और क्या सिर्फ एक ही बैच SR13 खराब था या पूरा का पूरा कोल्ड्रिफ ही खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सप्लाई चेन में, मैन्युफैक्चरिंग में गलती कहाँ हुई? अब इस एक इंसिडेंट से थोड़ा पीछे हटकर आइए ऐसी घटनाओं की बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक सिरप या एक कंपनी का नहीं है, ये हमारे पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाता है। और इस ट्रेजेडी का असर ये हुआ कि सरकारी लेवल पर भी हलचल हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अब से निगरानी बढ़ा दो, मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को सख्ती से लागू करो और जितनी भी कफ सिरप बनाने वाली यूनिट्स हैं उन सब पर मॉनिटर रखो।
तो हाँ, ये अब सिर्फ एक केस की जांच नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को आगे के लिए ऐसी ट्रेजेडी से बचाने की कोशिश है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब एक दवाई जो जान बचाने के लिए बनी है वो ही जान लेने लगे तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी की, रेगुलेटर्स की या पूरे सिस्टम की? इसका जवाब सोचना बहुत जरूरी है।